Hello guys, good morning to all of you. सो आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा राजस्थान और एमपी सीएचओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो ये क्लास है वो 11 नंबर का रहेगा। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने पता है कि आपने जो पिछली सीरीज़ जो देखी हो और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप एक बार वो वॉच कीजिए। 10 क्लासेज मैंने सीएचओ के बेस के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार देखिए और देखने के बाद आपको लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न जो है वो सीएचओ का रहा है पहले से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीएचओ के लिए देखिए बेसिक जो स्टैंडर्ड है नर्सिंग का वो, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स जैसे हुए हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था, तो अजम्पशंस था ऐसा कि इस बार ऐसा कुछ हो सकता है, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है कि टाइमिंग जो रहा वो शॉर्ट रहा और क्वेश्चंस जो हैं वो लेंथी हो गए, मैचिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा थे और एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों या जीके से हों। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न उम्मीद कर रहे हैं कि सीफू भी पीएचओ का जो एग्ज़ाम लेने वाला है उसके हिसाब से पैटर्न वो फाइनलाइज करे या फिर जो भी है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहना और देखिए उसके लिए क्या है, आपका बेसिक और आपका कॉम्प्लेक्स जो स्टडी पैटर्न है वो आपका अभी से ही बना रहे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। जहाँ तक की बात करें, आज 6 फरवरी हो चुकी है और 3 मार्च में ज़्यादा समय अभी रहा नहीं और फरवरी वैसे भी 2 दिन लैप्स ही रहता है। तो उसके हिसाब से पैटर्न वाइज आपकी क्लासेज जो हैं वो कोशिश हम करेंगे कि आपकी डेली बेसिस पे क्लासेज जो हैं वो अपलोड हों। और आप, लेकिन आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप डेली एक बार कम्युनिटी सेक्शंस भी वॉच करते रहें, कोई मैसेज वहाँ पे है या नहीं है, या फिर आप वीडियो, और वीडियो की रही बात तो वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो भी काफ़ी डली हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग्स में वो वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने खूब एनालिसिस किया है, काफ़ी जो वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं उनमें से काफ़ी एक एक वीडियो से भी काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेंबर ज़रूर बनिए बनिए और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आपको हमारी क्लासेस से काफ़ी कुछ गेन होने वाला है। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका ये रहा। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेट रिंगड सॉल्यूशंस इज नॉट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, इस तरह से क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरएल पे। ठीक है, आरएल जो फ्लूइड होता है, आईवी फ्लूइड, ठीक है, ये आप कौन सी कंडीशंस में आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हाइपोवोल्यूमिया यानी ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, इस कंडीशंस में क्या आप नहीं दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। बर्न के केस में भी आप दे सकते हैं। फ्लूइड लॉस्ट एज बाइल और डायरिया, इस केस में भी आप दे सकते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशंस में आप इसे नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? इस कंडीशंस में क्या है, लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, पड़ा हुआ होता है। अब बात कर रहे हैं आरएल के कंपोजिशंस की। ठीक है, आरएल के कंपोजिशंस की मैं बात करूं, आरएल के कंपोजिशंस की मैं बात करूं तो आरएल का एक क्वेश्चन और बनता है, इसको कंपाउंड सोडियम लैक्टेट भी बोलते हैं ना, याद रखना है। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट के नाम से भी ये जानी जाती है और हर्टमान सॉल्यूशंस के नाम से भी ये जानी जाती है, जो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, हर्टमान सॉल्यूशंस के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो देखिए, पहला कौन कौन है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इसमें कितना होता है, तो 0.60 ग्राम होता है। ठीक है, फिर आ जाता है सेकंड कंपाउंड, इसमें पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है इसमें, तो 0.04 ग्राम होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा, 0.27 ग्राम होता है। और लास्ट आपका बचता है सोडियम लैक्टेट। कौन बचता है, सोडियम लैक्टेट। ठीक है, सोडियम लैक्टेट। अब सोडियम लैक्टेट इसमें कितना होता है, तो 0.32 ग्राम होता है, 0.32 ग्राम। अब ऑलरेडी कंडीशंस किसकी है, लैक्टिक एसिडोसिस, यानी यहाँ पे लैक्टिक जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। लैक्टिक एसिड ऑलरेडी क्या है, बढ़ा हुआ है, और इसमें ऑलरेडी सोडियम लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड को और बढ़ा है, यानी कंडीशंस और ज़्यादा खराब होने वाली है। तो इस केस में आप इसे नहीं दे सकते हैं। और क्या कंडीशंस होती हैं, रीनल के केस में आप इसे नहीं देंगे।
रीनल फेल्योर के केस में तो आप इसे बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? रीनल फेल्योर में हमेशा आपको याद रखना है पोटेशियम इंक्रीज रहने के चांसेस है और इसमें पोटेशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये सॉल्यूशंस वहाँ नहीं दिया जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। डेक्सट्रोज से जितने भी सॉल्यूशंस हैं, डेक्सट्रोज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो डायबिटीज केस में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। और आपका नॉर्मल सलाइन यानी एनएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये केस आपको याद रखना है। कार्डियक के जितने भी केसेज हैं उनमें आप इसे नहीं देंगे। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है, सोडियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। लैक्टिक और सॉरी आरएल और एनएस, ठीक है, दोनों ही किस प्रकार के सॉल्यूशन हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी आपके बॉडी का ऑस्मोलरिटी जितना है, फ्लूइड का टोन जितना है, उसके कंपैरिजन में इसका है। बात करें आरएल के ऑस्मोलरिटी की, तो इसकी 273 मिली ऑस्मोल जो है ऑस्मोलरिटी रहती है। ठीक है, याद रखें। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहना है, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The gradual decrease, the gradual decrease of body's temperatures after death is called। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है ये एग्जाम में। ठीक है, काफी एग्जाम्स में पॉपुलर रहा है ये। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बॉडी की अगर डेथ हो गई है उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लिवोर मोर्टिस कहते हैं, राइगर मोर्टिस कहते हैं, अल्गोर मोर्टिस कहते हैं, या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन? तो देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। लिवर मोर्टिस क्या है? तो लिवर मोर्टिस आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, लिवर मोर्टिस में जैसे ही आफ्टर डेथ हो गई, ठीक है, आफ्टर डेथ ये 1 से 2 आवर्स में ही लिवर मोर्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। लिवर मोर्टिस में आपको सबसे पहले दिखता है पेलार मोर्टिस। ठीक है, पेलार मोर्टिस। अब इसमें क्या होता है, पेलार मोर्टिस में जो स्किन होती है वो पेल दिखाई देती है। स्किन कैसी है, पेल दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू कूलिंग ऑफ ब्लड, ड्यू टू कूलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ड्यू टू कूलिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? फिर 6 से 8 घंटे इसको कंप्लीट हो जाते हैं। आफ्टर दैट 6 से 8 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको लीवर मोटिस देखने को मिल जाएगा। अब लीवर मोटिस क्या है? लीवर मोटिस में ये होता है जो ये स्किन आपको पेल दिखाई दे रही है, यानी ब्लड जो है वो बॉडी में क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है लोवेस्ट जो एरिया होता है ना बॉडी के जो लोवेस्ट एरिया है वहां पे जाके ब्लड क्या होने लग जाता है, कूल होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? कूल होने लग जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी होने की वजह से वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लीवर मोटिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है, फिर बात कर ले, तो ये तो क्या हो गया कि लीवर मोटिस में आपको स्किन के कलर के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जबकि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो धीरे धीरे, वो आपको बताना है। राइगर मोटिस की मैं बात करूं तो राइगर मोटिस में देखिए गेम अलग होता है। राइगर मोटिस में क्या होता है, मसल्स जो हैं वो आपको स्टिफ देखने को मिलती है। स्टिफ देखने को मिलेंगी या फिर रिजिड देखने को मिलेंगी। ठीक है, रिजिड देखने को मिलती है। इसमें भी अब ऐसा होता है कि जैसे डेथ हो गई उसके 1 to 2 आवर्स में तो आपको स्मॉल मसल्स जितनी भी हैं वो आपकी धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, स्मॉल मसल्स जैसे फिंगर्स वगैरह हैं। ठीक है, फिंगर्स वगैरह हैं, तो ये सब चीजें क्या होने लग जाएंगी, रिजिड होने लगेंगी। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर। फिर बात कर लेते हैं 6 से 8 घंटे जब होते हैं तो लार्ज मसल्स जो हैं हमारे, उनमें आपको रिजिडिटी देखने को मिल जाएगी, उनमें आपको रिजिडिटी देखने को मिल जाती है। और जब कंप्लीट 24 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है, जब एट दैट को 24 आवर्स हो जाते हैं तो फुल बॉडी की जितनी भी आपकी लार्ज मसल्स हैं, फुल बॉडी की आपकी जितनी भी लार्ज मसल्स हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा गया है लोअर लेग्स की। लोअर लेग्स की जो आपकी मसल्स होती हैं लार्ज, वो 24 आवर्स लगता है उनको स्टिफ होने में, रिजिड होने में। ठीक है, तो राइगर मोटिस किसको कहते हैं कि आफ्टर डेथ जब बॉडी की मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाएं, स्टिफ हो जाएं, उनको हम राइगर मोटिस कहते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा था ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, अल्गार मोर्टिस। अल्गार मोर्टिस हम किसको कहते हैं, याद रखना है, अल्गार मोर्टिस आफ्टर डेथ कूलिंग ऑफ द बॉडी।
आफ्टर दैट कूलिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अलगार मोर्टिस आपको सॉरी अलगार मोर्टिस में कितना टाइम लगता है, तो आपको याद रखना है ओवर 12 आवर्स, ओवर 12 आवर्स, यानी धीरे 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 करके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे 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 गिरता रहेगा और बॉडी एकदम क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी रहने वाला है। क्लियर, तो मोटिस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए। 4 टाइप के मोटिस होते हैं, जिसमें लीवर और पेलर जो मोटिस होता है वो सेम होता है। पेलर में आपके सबसे पहले ब्लड का पूल होता है लोअर एरिया में, और धीरे धीरे फिर जब उसका समय होने लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 6 से 8 घंटे, उसमें फिर आपको लीवर मोटिस देखने को मिलेगा, यानी स्किन का जो कलर है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा आपको देखने को, ब्लूइश लाइट डिस्कलरेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइडेड बाय सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर रेफर्स टू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव और इंडिविजुअल अगर केयर प्रोवाइड कर रही है सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर, समझ रहे हो, पेशेंट के पीरियड ऑफ केयर में कॉम्प्रिहेंसिव या इंडिविजुअल केयर अगर सेम नर्स प्रोवाइड कर रही है, इसको आप क्या कहने वाला है, प्राइमरी नर्सिंग, टीम नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग या क्रिटिकल केयर नर्सिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है, देखिए सोल्व करते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग तो किसको कहते हैं, आपको भी पता है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इसका देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग का मतलब हो गया ट्रेंड नर्सेस टू प्रोवाइड specific life threatening conditions, to provide care specific life threatening क्लाइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना, लाइक दैट, जैसे मैं आपको बताऊं आईसीयू। होम हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या हो गया, स्पेशलाइज जो नर्सेज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं होम पे जाके, मतलब घर पे जाके, जिसको हम होम हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हैं, यानी वहाँ पे आप होम केयर वाला जो परफॉर्म होता है वो फॉलो करना, वो होम हेल्थ नर्सिंग में आता है। टीम नर्सिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स का ग्रुप बना के आप स्पेसिफिकली किसी भी मतलब पेशेंट्स यूनिट को अगर आप केयर दे रहे हैं, जिसमें आप असेसमेंट आ गया, आपका डायग्नोसिस आ गया, प्लानिंग, इवाल्युएशंस, गोल वगैरह सब कुछ जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंडर मिलकर, वो क्या कहलाता है, आपका टीम नर्सिंग है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक सिंगल नर्स अगर कॉम्प्रिहेंसिव और इंडिविजुअल अगर ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ऑफ केयर अगर किसी पेशेंट्स को क्या दे रही है, केयर दे रही है, तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी नर्सिंग कहलाती है। और इसमें क्या है, उसका ये रोल होता है कि वो असेसमेंट भी करे, डायग्नोसिस भी करे, और उसके बाद क्या केयर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस वो इम्प्लीमेंट आपको करना है, इवालुएट आपको करना है किसी भी मतलब पेशेंट्स की यूनिट में, जितने भी आपके अंडर में जितने भी डेलीगेट मतलब पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है कि सिंगल नर्स के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव और इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करना, इसको पेशेंट्स को, वो भी यूनिट में, चाहे भले कितने पेशेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी नर्सिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रोवाइडिंग ए कंटिन्यूअस एंटरल फीडिंग, ध्यान से पढ़िए, जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअस एंटरनल फीडिंग, ठीक है, एंटरल फीडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू डू। जब आप किसी पेशेंट्स को एंटरल फीडिंग कंटिन्यूअस दे रहे हैं, यहाँ देखिए फोकस यहाँ है, कंटिन्यूअस आप एंटरल फीडिंग दे रहे हैं किसी पेशेंट्स को, तो आपके लिए क्या एसेंशियल एक्शन होना जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया है, प्लेस द पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। सेकंड ऑप्शन दिया है, अटैच द फीडिंग बैग टू द करंट ट्यूबिंग, और एलिवेट द हेड ऑफ बेड, या कोल्ड द फॉर्मूला बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये आपको पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, तो प्लेस द पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बेड, ये भी नहीं है।
अटैच द फीडिंग बैग ऑफ करंट ट्यूबिंग, ये भी गलत है। होल्ड द फॉर्मूला, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि आपको याद रखना है जब भी आप किसी पेशेंट्स को एंट्रल फीडिंग दे रहे हैं, यानी एनजी ट्यूब से आप फीडिंग दे रहे हैं बाय द नोस्ट्रिल, ठीक है, बाय द नोस्ट्रिल, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो हेड ऑफ बेड होता है HOB, उस हमेशा कैसा होना चाहिए, एलिवेट होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए, एलिवेट होना चाहिए। कितना एलिवेट होना चाहिए, तो 30 से 40 डिग्री जो है आपको हेड ऑफ बेड एलिवेट रखना है। क्यों रखना है, ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, याद रखना है रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, याद रखना। एक्सपायरेट होने से बचाने के लिए आपको हमेशा क्लाइंट का, अगर आप रेगुलर फीडिंग उसको दे रहे हैं, एंट्रल फीडिंग दे रहे हैं कंटिन्यूस, तो आपको उसका हेड ऑफ बेड जो है वो एलिवेट रखना पड़ेगा ताकि उसको फ्लूइड जो है वो एक्सपायरेट ना हो, पहली बात। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एंट्रल फीडिंग में ट्यूब एंड बैग, ठीक है, ट्यूब एंड बैग हमेशा 72 आवर्स में आपको क्या कर देने हैं, चेंज कर देने चाहिए। 72 आवर्स में आपको चेंज कर देने चाहिए, नहीं तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या कंटामिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें एंट्रल फीडिंग के, आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं अब जैसे बात करें एंट्रल फीडिंग के रिस्क की, मैं बात कर रहा था, रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए डाइजेशन से रिलेटिव है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको क्या देखने को मिल सकता है, रीगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, रीगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा अदर की बात करूं तो देखिए एस्पायरेट अगर हो गया, ठीक है, एस्पायरेशन अगर हो गया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है, या फिर ब्रोंको स्पाज्म भी देखने को मिल सकता है, ब्रोंको स्पाज्म भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जब बात चल रही है एंट्रल फीडिंग की तो मैं आपको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे बात करें एनजी, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, इंट्यूबेट जब आप इसको करते हैं, ठीक है, तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल यूज करनी होती है, ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल यूज करेंगे आप। 3 से 5 जो इंच है यहाँ आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल करेंगे, और याद रखना है वाटर जेली इस्तेमाल करते हैं, ऑयल जेली इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों, ऑयल जेली से केमिकल निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम 3 से 5 इंच जो ट्यूब है उसको वाटर जेली से लुब्रिकेट करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। अगर पेशेंट इंसर्ट करते समय चोक करे तो आपको थोड़ी देर उसको विड्रॉ कर लेना है और रुकना है, समझ रहे हो आप। अगर पेशेंट चोक करता है तो आपको इंसर्ट नहीं करनी है, उसको रोक लेना है, फिर उसके बाद जब वो सबसाइड हो जाए देन आपको ट्राई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपसे पूछ सकते हैं पोजिशनिंग के बारे में, ये बहुत जरूरी चीज है। पोजिशनिंग के बाद जब भी आप किसी पेशेंट को फीड दे रहे हैं तो आपको ट्यूब का पोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है, ट्यूब का पता होना चाहिए। अगर इसकी आपसे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस अगर आपसे पूछे कि भाई क्या इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, तो आप सभी को पता है इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, एक्सरे है, जो आपका बिल्कुल सही आने वाला, याद रखें। सेकंड मेथड क्या है, एस्पायरेट कर लीजिए आप फ्लूइड को, ठीक है, एस्पायरेट कर लीजिए। अब आप एस्पायरेट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो 4 pH से कम आपका pH आने वाला है, या 4 pH से आपका ज्यादा pH आए। तो 4 pH से अगर कम है तो इसका मतलब है कि वो स्टोमक में है, और अगर ज्यादा है तो वो इंटेस्टाइन में है, ठीक है, ये बात हो गई। सेकंड, थर्ड क्या होती है, आप एक बाउल ले लीजिए, ठीक है, आप एक बाउल ले लीजिए जिसमें वाटर या NS रखा हुआ है, तो ट्यूब का एक पार्ट तो अंदर चला गया, दूसरा पार्ट आप उस बाउल में रखिए। अगर वहां पे आपको बबल दिख रहे हैं, अगर आपको वहां बबल दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लेसमेंट आपका ट्रेकिया में गया है, ना कि स्टोमक में गया है, ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो सकती है। एक मेथड क्या होती है एक मेथड आपकी होती है कि आपको क्या करना है, ट्यूब में 10 ml आपको क्या करनी है, एयर पुश करनी है सिरिंज के थ्रू, और आपको अस्कल्टेट करना है स्टेथोस्कोप के द्वारा स्टोमक पे। और अगर आपको ह्यूज साउंड सुनाई दे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, अगर ह्यूज साउंड आपको सुनाई देता है इसका मतलब है कि आपका प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट पोजीशन पे स्टोमक पे गया है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पोजीशन चेक करने की मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं, एक्सट्यूबेशन पे पूछ सकते हैं। अगर एनजी आप निकाल रहे हैं, अगर एनजी ट्यूब आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एक्सट्यूबेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे,
तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना क्या है, आपको क्या करना है, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड, ये कहना है आपको, किसको कहना है, पेशेंट को कहना है। और आपके पास 3 to 5 सेकेंड होते हैं ट्यूब को रिमूव करने के लिए। जैसे ही वो होल्ड करे आपको ट्यूब को क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना, ठीक है, याद रखें। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं आपको। हमेशा जब भी आप फीड देते हैं तो आपको रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करते रहना है। क्या चेक करते रहना है, रेसिडुअल वॉल्यूम आपको चेक करते रहना है कि गैस्ट्रिक में कितना कंटेंट है। अगर 100 ml से कम कंटेंट है तो आप फीडिंग दे सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा अगर कंटेंट है तो आप फीडिंग नहीं देंगे। आपको फीडिंग क्या करनी है, डिले करनी है, और ये फ्लूइड को आपको वापस रीइंस्टिल कर देना है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और हमेशा पेशेंट्स को जब भी आप फीडिंग दे चुके हैं उसके आफ्टर 30 मिनट तक आपको उसको हाई पॉपुलर पोजीशंस में ही मेंटेन करके रखना है ताकि क्लाइंट को एस्पायरेट ना हो। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आपके एनजी के क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बना दीजिए, बिल्कुल आप फैमिली मेम्बर बन जाइए। और मुझे खुशी होगी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं वो ही चैनल पे रहें, ठीक है। फालतू के कमेंट्स अगर आप करते हैं तो उसमें देखिए मैं तो वॉच वैसे भी जो इम्प्रेसिव, और अगर ये रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे मेन टारगेट क्या होता है, जिस फेज में आप हैं उस फेज में हम भी रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा टारगेट यही होता है कि हमें सबसे पहले अपने कैरियर को बनाना है, ठीक है। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। हमारे कैरियर का सबसे बड़ा एम हमारी लाइफ का यही रहता है कि आज जिस स्टेज में हम हैं हम खुद कुछ बने और हम इंस्पायर करें कि ताकि आगे आने वाले जो हमारे जैसे कैंडिडेट्स हैं वो भी उसी फेज को क्रॉस करें। किस तरह से फेज के क्रॉस करें, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी सही रहने वाला है, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो बताने वाला था वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट राजस्थान सीएचओ या एमपी सीएचओ की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वाइटल नर्सिंग एकेडमी के चैनल को आप ज्वाइन कर चुके हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वाइटल नर्सिंग का है वो भी दिया हुआ है, और ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। तो वो आप एक बार जाइए, वहाँ राजस्थान सीएचओ एमपी सीएचओ का सेपरेट क्रैश कोर्स डाला हुआ है, उसकी कुछ वीडियोज आपको वीडियो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे दिख जाएंगी, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट नीडी हैं फाइनेंशियली, अगर उनको कोई इशू है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको टैगलाइन में दिख ही रहा है। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। आप स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए तो हम आपकी पूरी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है कि क्लाइंट को आपको हमेशा एलिवेट ऑफ बेड रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम ओस्टोमी इज कॉल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसको आप क्या कहना है। देखिए स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम ओस्टोमी इज कॉल्ड। अब ओस्टोमी किसको कहते हैं, पहली चीज तो क्रिएट ओपनिंग को कहते हैं, ठीक है। क्रिएट ओपनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, ओस्टोमी कहते हैं, याद रखना। तो ओस्टोमी जो आपने क्रिएट करी है उससे स्टूल डिस्चार्ज आप कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इफ्यूलेंट कहेंगे, कैथेरेटिक्स कहेंगे, कोलोनिक फ्लूइड कहेंगे, या फिर म्यूकोजा कहेंगे। क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर मैं आपको क्लियर करूँ। ओस्टोमी का मैंने आपको बताया क्रिएट ओपनिंग जो कि सर्जिकली बनेगी, ठीक है। और कहाँ बनती है ये, एब्डोमेन। कहाँ बनी, एब्डोमेन, इसको बोलते हैं हम ओस्टोमी। अब देखिए ओस्टोमी की बात करूँ तो जैसे बात कर लेते हैं कोलेस्टोमी, एक वर्ड आता है कोलेस्टोमी। कोलेस्टोमी का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में आप क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, इसलिए कोलेस्टोमी ये हो गया, ठीक है। एक होता है आपका इलियोस्टोमी, एक होता है इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी कहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है। एक होता है यूरोस्टोमी। यूरोस्टोमी का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या बनानी है, ओपनिंग बनानी है, और उस चैनल को आपको कनेक्ट कर देना है यूरेटर के साथ ताकि वहां से यूरिन जो है वो कहाँ हो जाए, पास आउट हो जाए, ठीक है। अब ओस्टोमी अपन बनाते क्यों हैं, ओस्टोमी बनाने का रीजन होता है स्टूल और यूरिन को हम क्या कर सकें, बॉडी से पास आउट कर सकें, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ओस्टोमी आपने बनाया है उससे अगर स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है स्टोमा ही कहते हैं उसको। स्टोमा से अगर स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है तो या तो वो लिक्विड में होगा,
ठीक है, या फिर कैसा होगा, थिक में होगा। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की डाइट किस तरह से है और कहाँ पे आपने स्टोमा किया है क्रिएट। ठीक है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं इफ्यूलेंट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए। अब बात करें कैथेरेटिक्स क्या है, तो कैथेरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे स्टूल को क्या करते हैं, पास आउट करने में मदद करते हैं या कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों को रिलीव करने में मदद करते हैं। जैसे इनको हम क्या बोलते हैं, लेग्जेटिव भी बोल सकते हो आप इनको, या पुरगेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। अब बात कर लेते हैं कोलोनिक फ्लूइड। कोलोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, जो कोलोन के वेस्ट को फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं कोलोनिक फ्लूइड। ठीक है, जो वेस्ट हो, टॉक्सिन मटेरियल हो, जो कोलोन में एक्यूमुलेटेड है, फ्लश करके कोलोन को इन फ्लूइड्स की मदद से उनको क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं कोलोनिक फ्लूइड। म्यूकोजा क्या है, तो म्यूकोजा क्या है, म्यूकोजा लाइनिंग होती है वेरियस ऑर्गन्स की। ठीक है, इनर लाइनिंग है जिसमें म्यूकस ग्लैंड होती हैं, और म्यूकस ग्लैंड क्या करती हैं, म्यूकस ग्लैंड क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं थिक सॉल्यूशन। म्यूकस ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती हैं थिक सीक्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका याद रखना है, स्टोमा के द्वारा अगर स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉडी मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर रहा है और अभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रही। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो है वो फाउंडेशन से है, नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है एक प्रिंसिपल जो गुड बॉडी मैकेनिक का उदाहरण है या एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, कीपिंग द नी इन लॉक पोजिशंस, मतलब जो घुटने हैं उनको आप लॉक पोजिशंस में रख सकते हैं। मेंटेनिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट एंड बेंडिंग एट नीज, वाइड बेस सपोर्ट बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए और बेंड कर लीजिए अपनी नीज को। या फिर बेंडिंग एट वेस्ट टू मेंटेन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेस्ट को आप बेंड कर रहे हैं और मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। होल्डिंग ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम बॉडी फॉर इम्प्रूव लेवरेज, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर से, बॉडी के दूर से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव कर रहा है आपके लेवरेज। ठीक है, तो क्या आंसर आपको लग रहा है कि जो गुड बॉडी मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है या उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कीपिंग द नी इन लॉक पोजिशन। तो हमेशा आपको याद रखना है, नी को लॉक पोजिशंस में नहीं रखना चाहिए, रॉन्ग बॉडी मैकेनिज्म में आता है। गुड बॉडी मैकेनिज्म में नीज को हमेशा बेंड रखना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब वस्तु या फिर कोई भी पर्सन को आप अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो उठा रहे हैं। फिर देखिए बेंडिंग एट वेस्ट, तो वेस्ट को कभी भी बेंड नहीं करना चाहिए, ट्विच नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। होल्डिंग ऑब्जेक्ट अवे, अवे नहीं करना चाहिए, नियर रखना चाहिए। आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे आप नॉर्मली हैं, मान के चलिए आप कोई बाल्टी है और अगर आप उस बाल्टी को इस तरह से उठाना चाहेंगे, दूर से उठाना चाहेंगे, तो क्या वो उठ पाएगी, नहीं उठ पाएगी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाली है और हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। लेकिन आप नजदीक से उसे उठाएंगे वो इजीली उठ जाएगा, आपको इतना वेट भी नहीं लगेगा और आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट भी नहीं होने वाली। ठीक है, इंजरी के चांसेस भी आपके कम है। तो वो गुड बॉडी मैकेनिज्म है, अवे जो है वो रॉन्ग बॉडी मैकेनिज्म, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं है। यहाँ पे आपका सबसे परफेक्ट जो एग्जाम्पल जा रहा है गुड बॉडी मैकेनिज्म का, वो ये है कि मेंटेनिंग ए वाइड बेस सपोर्ट। आप जैसे मान के चलिए कि कोई चीज है, जैसे ये पेन है यहाँ पे रखा हुआ है, इसे मुझे उठाना है, तो मैं जिस तरह से इसे उठाने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है कि वाइड बेस सपोर्ट मेरा अर्थ पे होना चाहिए। और बेंडिंग हमेशा आपको नी को करना है। ठीक है, हमेशा आपको डायरेक्ट यूं झुक के नहीं उठाना है किसी चीज को, आपको नी को बेंड करके नीचे होना है, डाउन होना है, फिर आप उस चीज को उठाइए। ठीक है, फिर आप उस चीज को उठाइए। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है कि आपको पुशिंग पे एफर्ट ज्यादा लगाना है, ना कि पुलिंग पे। ठीक है, आप पुल करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस खुद को ज्यादा है। गुड बॉडी मैकेनिज्म का यही एक प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या है, इसमें एक कहा गया है कि आप जब भी किसी चीज को, जब आप कैरी कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो पर्सन हो, क्योंकि एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लिफ्ट करने का काम आपका होता है। तो वहां पे बॉडी मैकेनिज्म को, यानी जो पोस्चर है उसको आपको एक गुड पोस्चर में मेंटेन करके रखना होता है, ताकि
फ्यूचर में आपको कोई इंजरी ना हो, कोई ट्विच ना हो, कोई टेंडन या मसल्स की इंजरी ना हो, तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको याद रखना है, वेस्ट को कभी भी बेंड नहीं करना चाहिए, ट्विच नहीं करना चाहिए। याद रखना है हमेशा बेंड किसको करना चाहिए, नी को करना चाहिए, वेस्ट को नहीं करना चाहिए, याद रखना है पहला। सेकंड चीज आपको याद रखना है, हमेशा आपको फिट्स के बीच में वाइड बेस सपोर्ट बना के रखना है, वाइड बेस सपोर्ट बिटवीन फिट्स। ये गुड बॉडी मैकेनिज्म के एग्जांपल, वाइड बेस सपोर्ट ऑफ नीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बना के रखना है। इसके बाद बात करें, ठीक है, और ये कब बना के रखना है, जब भी आप किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, तब की बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब भी आप मूव कर रहे हैं या बेंड कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं बॉडी को, तो आपको याद रखना है आपके बॉडी के साथ साथ आपके नेक, बैक और हिप से ये भी आपको फॉलो करते हुए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इनको एक जगह स्थिर रखते हैं और आप मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी में कोई भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने लेके चीज है। यहाँ पे गुड बॉडी मैकेनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मेंटेनिंग वाइड बेस सपोर्ट एंड बेंडिंग एट नीज, याद रखना है। क्लियर, जिससे क्या है आपकी बॉडी पे कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, और इजीली आपका जो लिफ्ट है वो इजी हो जाएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो किसी को या फिर पर्सन को उठा रहे हो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर एग्जाम में फंसेंगे। एक दो क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस या पांच छह क्वेश्चंस आपके जरूर एग्जाम में फंसने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द वुंड एट लास्ट रीजनरेट फेज ऑफ टिश्यू रिपेयर। देखिए क्वेश्चन वुंड हीलिंग से क्वेश्चन आया है, लास्ट रीजनरेशन फेज आपसे पूछी गई है टिश्यू रिपेयर की, मे बी प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग ए। अब ये आपसे पूछ रहा है वुंड की लास्ट रीजनरेशन फेज आपको बतानी है टिश्यू रिपेयरिंग की, जो प्रोटेक्टेड होती है किसको अप्लाई करने से, तो ट्रांसपेरेंट फिल्म, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, कोलेजिनस ड्रेसिंग, वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। तो क्या आंसर आपका रहने वाला है, लास्ट फेज जो रीजनरेशन की होती है टिश्यू रिपेयर की, वहां पे आप वुंड पे क्या अप्लाई करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, यानी बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इंजुरी की बात करूं, वुंड इंजुरी की, ठीक है, वुंड इंजुरी की बात करें तो वुंड इंजुरी की बात करें तो वुंड इंजुरी में जो हीलिंग होती है, अभी हीलिंग से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हीलिंग की कितनी स्टेज होती है, चार स्टेज होती है। पहली होती है होम्योस्टेसिस, ठीक है, पहली स्टेज होती है आपकी होम्योस्टेसिस। दूसरी होती है आपकी इंफ्लामेटरी, ठीक है। थर्ड होती है आपकी प्रोलिफरेटिव, जिसको अपन रीजनरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आपकी होती है मैचुरेशन, लास्ट आपकी फेज होती है मैचुरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग फेज। क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग फेज, ठीक है। ठीक है, ये जो फेज होती हैं ये आफ्टर वुंड इंजरी 3 से लेके 4 डेज तक का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैचुरेशन फेज में क्या है, ग्रेनुलेशंस देखने को मिलेगा, और कोलेजन जो है, कोलेजन जो थर्ड है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाता है क्लोजन 1 में, क्लोजन टाइप 1 में, ठीक है। और फाइबर्स का फ्रेमवर्क बनने लगता है, और वुंड जो है वो धीरे धीरे हील होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जो ट्रांसपेरेंट फिल्म जो यूज होती है ना, ये यूज होती है वुंड की प्रेशर सोर की फर्स्ट स्टेज में, प्रेशर सोर की फर्स्ट स्टेज में ये यूज होती है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो आईसी, जैसे इंट्रावेनस कैनुलेशन वगैरह अपन यूज करते हैं तो वहां यूज करते हैं, ठीक है। कुलेन फिर कुलेजिनस जो ड्रेसिंग है, जो हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग्स होती हैं, ये क्या होती हैं कि मोर एक्जुडेट जिन वुंड से निकलता है, जैसे डीप वुंड जो है वहां पे ये यूज होती है। हाइड्रोजेल जो ड्रेसिंग होती है वो लो एक्जुडेट हो या फिर आपका
लास्ट जो रीजनरेशन फेज होता है जिसको अपन मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, वहां पे इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, क्लीनिंग इसका कितने टाइम में होना चाहिए, तो आपको याद रखना है बेस जो क्लीनिंग होता है इसका वो 24 आवर्स में होता रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेब्रीमेंट को कवर करता है, और उसके साथ साथ ये आपको एब्जॉर्प्शंस को भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंटेनिंग ए फोलिश कैथेटर ड्रेनेज बैग इन डिपेंडेंट पोजीशन प्रिवेंट। फोलिश कैथेटर के जो ड्रेनेज बैग को अपन डिपेंडेंट पोजीशंस में रखते हैं, मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो बताइए। यूरिनरी रिफ्लेक्स, यूरिनरी रिटेंशन, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, कि यूरिनरी बैग को अपन तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है डिपेंडेंट पोजिशंस में। अब आपको भी पता है यूरिनरी बैग को, जो ड्रेनेज बैग है, इसको हमेशा कहाँ रखना चाहिए, ब्लैडर के बिलो रखना चाहिए। याद रखना है, ब्लैडर के बिलो में रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। जैसे मान के चलिए ये एक बेड है, यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो ड्रेनेज जो बैग है वो यहाँ पे रहना चाहिए ब्लैडर से नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्यूब करते हैं और इसको डेस भी कर देना चाहिए इनर थाई की तरफ। ठीक है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपन क्यों करते हैं, ताकि बैक फ्लो को अपन प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूरिन के बैक फ्लो को क्या कर सके अपन, प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम इसको डिपेंडेबल पोजीशंस में यूज करते हैं। तो यूरिन रिफ्लेक्स इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मली यूरिन का मतलब कलेक्शन हो जाना और एम्प्टी ना होना ब्लैडर का पूरी तरीके से, वो होता है यूरिनरी रिटेंशन। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन जो है वो लार्ज अमाउंट में बिना अर्ज के जो है वो पास आउट हो जाए, उसको रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि मतलब अनसेंशनल, या फिर जो आप ये बोल सकते हो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो अमाउंट है वो लीक हो सकता है। ये आपको याद रखना है। या फिर आप बोल सकते हो कि स्नीजिंग या कफिंग या फिर मोर लाफिंग की वजह से अगर यूरिन पास आउट हो जाए बिना किसी कंट्रोल के, तो उसको अपन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ये। यूरिन रिफ्लेक्स को हम प्रिवेंट करने के लिए यूरिनरी जो बैग है उसको हम डिपेंडेबल पोजीशन यानी ब्लेडर के बिलो हम क्या कर रखते हैं, टच रखते हैं, और फ्लोर के ऊपर होना चाहिए। और इसका जो अडेशन है बैग का, वो हमेशा थाई के इनर साइड में अटैच कर देना चाहिए बैग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट रिकमेंडेशन should have a nurse give 55 years old patient with blood pressure 150/90 mmHg। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट रिकमेंडेशन शुड ए नर्स, नर्स का क्या रिकमेंडेशन रहेगा जब एक 55 साल का ओल्ड पेशेंट विथ ब्लड प्रेशर कितना है उसका, 150 सिस्टोल है, 90 उसका डायस्टोल है। तो नर्स का रिकमेंडेशन क्या रहने वाला है, तो इट्स ए नॉर्मल बीपी ऑफ योर एज, रीचेक योर बीपी 2 week लेटर, रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 month, रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 year। तो 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स का अगर बीपी 150/90 आ रहा है, तो एज ए नर्स आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा इस पेशेंट्स के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या रिकमेंडेशन रहने वाला है आपका, सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है इट्स ए नॉर्मल बीपी फॉर योर एज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस स्टेज में अपन एडल्ट की बात करते हैं ना, तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, हाइपरटेंशन स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 है। लेकिन ओल्डर एडल्ट की मैं बात करूं, ओल्डर एडल्ट की बात करूं जिस कैटेगरी में कैंडिडेट है 55 ईयर्स का, तो इसके लिए इसमें क्या होता है, मेजर जो ब्लड आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है, स्टिफ होने की वजह से क्या है, स्टिफ होने की वजह से क्या है, जो 140 से लेके 150 सिस्टोल एंड 90 से लेके 96 जो डायस्टोल है, वो नॉर्मल एक्सेप्टेबल टर्म्स रहेगा। ठीक है, नॉर्मल एक्सेप्टेबल रहेगा किसके लिए, ओल्डर एडल्ट्स के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
इसीलिए नर्स का यहाँ रिकमेंडेशन रहता है इस एज के कैंडिडेट के लिए कि ये आपके लिए नॉर्मल बीपी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर एडल्ट की बात करते तो फिर आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट दिखाई देता, या फिर आप इसको कह सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि ओल्डर एज में मेजर जो ब्लड आर्टरीज होती हैं स्टीफन्स हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर्स जो है वो जो इस स्टेज का जो ये प्रेशर्स बोला गया है यहाँ पे वो यहाँ पे नॉर्मल एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है, ओल्डर एडल्ट्स के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए रहेगा। और ये क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये क्वेश्चन लगभग नर्सेज जो हैं वो मतलब इसको रीचेक और BP2 लेटर बांध लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कैंडिडेट ओल्डर एज में है, इसलिए यहाँ पे इस स्टेज में ये जो बीपी है ये नॉर्मल एक्सेप्टेबल मानी जाएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाई ब्लड प्रेशर जो अपन बोले यहाँ पे, तो आपको याद रखना है स्टेज में जो ठीक है, तो याद रखना है कि ठीक है, तो जैसे नॉर्मल बीपी की मैं बात कर रहा था, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, तो 120/80 होती है, ठीक है। तो अब प्री हाइपरटेंशन की मैं बात करूं, प्री हाइपरटेंशन, तो प्री हाइपरटेंशन होता है 129, तो आपका रह जाएगा सॉरी 120 से लेके 139, और यहाँ डायस्टोल रह जाएगा आपका 80 से लेके 89 तक का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में आता है। फिर हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया, तो 140 से लेके 159, और ये हो जाएगा 90 से लेके 99, ठीक है। और HTN यानी हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड जो आप काउंट करेंगे तो 160 से मोर देन होना चाहिए, और डायस्टोल जो है वो आपका 100 से मोर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज यहाँ पे आपकी काउंट हुई है ये वाली, तो ये ओल्डर एडल्ट में जो है नॉर्मल वाली। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, सिस्टोलिक रेशो डायस्टोलिक रेशो पल्स प्रेशर, ये रेशो भी पूछा गया है, तो 3:1 रहता है। क्यों? सिस्टोल नॉर्मल 120, डायस्टोल 80, और पल्स प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस होता है सिस्टोल और डायस्टोल का, ये आपको याद रखना है। अगर किलो पास्कल्स में आपसे नॉर्मल प्रेशर पूछा जाए तो 16 किलो पास्कल्स जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 16/11, 16/11 किलो पास्कल याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कार्डिनल फीचर्स आपसे पूछे गए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। पार्किंसन डिजीज का क्वेश्चन है, 3 कार्डिनल फीचर्स द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज आर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 कार्डिनल फीचर्स के बारे में, एमनेशिया, इकोलेलिया, एप्रेक्सिया, ठीक है, पैरास्थीसिया, ड्राउसीनेस, इनकॉन्टिनेंस, ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, एंड डिप्लोपिया, डिस्पेजिया एंड डिसअरेथ्रिजिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्किंसन डिजीज के आपको 3 कार्डिनल साइन पूछे गए हैं जो आपको मुझे बताने हैं कि क्या इसका राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझने से पहले आपको डोपामिन पार्किंसन के बारे में आपको बता दूं, तो आपको याद रखना है डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, NTM है, इसकी आपको डेफिशिएंसी इसमें देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? कि सब्सटेंस या नाइग्रा जो होता है हमारे ब्रेन में, सब्सटेंस या नाइग्रा जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डोपामिन नर्जिक जो न्यूरॉन होते हैं, डोपामिन नर्जिक जो न्यूरॉन होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? प्रोग्रेसिव डिजनरेट होते हैं, सॉरी, प्रोग्रेसिव क्या हो जाते हैं? डिजनरेट होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिजनरेट होने की वजह से डोपामिन जो है वो रेगुलर डिप्लेटेट होता है, डेफिशिएंसी होती है उसकी, और उसकी वजह से आपको पार्किंसन जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का जो कार्डिनल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा वो ट्रिमर देखने को मिलेंगे, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, और ब्रेडिकाइनेशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ट्रिमर की बता रहा हूँ तो मैं रेस्टिंग ट्रिमर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेस्टिंग ट्रिमर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्टिंग ट्रिमर वो भी कहाँ पे? जैसे हैंड्स पे देखने को मिलेंगे या फिर लेग्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद रिजिडिटी, तो स्मॉल मसल्स जो है वो रिजिड हो जाती है, जैसे बैक मसल्स रिजिड हो गई, ठीक है, ये आपको देखने को। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब क्या होता है? स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, स्लो मूवमेंट। इसके अलावा खास, ठीक है, तो कार्डिनल फीचर्स तो इसके 4 ही होते हैं, एक और होता है 4th नंबर का, वो होता है गेट डिस्टर्बेंस, गेट डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, या पोस्ट डिस्टर्बेंस भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको गेट कौन सी देखने को मिलती है, सफलिंग गेट देखने को मिलती है, यानी स्लो स्लो और छोटे छोटे लिटिल लिटिल स्टेप लेके ये बंदा जो है वो चलने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा मास्क लाइक फेस अगर आपसे पूछे तो भी आपको याद रखना है, मास्क लाइक फेस अपीयरेंस आपको किस में देखने को मिलेगा, तो आपको पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलता है। रेस्ट लेग सिंड्रोम आपको किस में देखने को मिलता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है, वो भी आपको पार्किंसन में देखने को मिलता है। ठीक है, स्लोविंग swallowing जो इसकी प्रोसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, बहुत धीरे धीरे जो है swallow करने की कोशिश करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्फेजिया भी इसमें प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। पार्किंसन से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थोड़ी लिटिल क्लास रही आज की पूरी, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इसकी जो 12 नंबर की क्लास रहने वाली है, वो क्लास जो मैं है वो रेगुलर जैसे अपन डेली वाइज करते हैं उसी तरह से मैं पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, और ऐसी ही क्लासेस कंटिन्यूस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और देखिए जो भी आपके ओपिनियन है वो आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी का रेशनल आपको थोड़ा मतलब नहीं बैठ रहा है, तो भी आप आराम से कमेंट सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेस पे आपकी क्लासेस हों, और CHO और MP CHO राजस्थान CHO ये बेस के एग्जाम क्वेश्चंस हो। ये क्वेश्चंस जो आज मैंने पढ़ाए हैं ये भी उसी बेस पे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्शन क्वेश्चन जरूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इन क्वेश्चंस की मतलब आपकी ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम्स में नहीं है तो और एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो रेशनल अगर आपके क्लियर हैं तो ये क्लियरली आपके सोल्व रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट 12 क्लास एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।